हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से केशपाल सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस मजेदार सफर के लिए मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई आम क्लासरूम लेक्चर नहीं होने वाला है। अक्सर जब हम यूपी जीके की बात करते हैं तो बस रटने वाली सूचियां याद आती हैं। हाँ, वो लंबी लंबी लिस्ट और अनगिनत तारीख हैं। सही कहा, लेकिन आज हमारा मिशन एकदम अलग है। आज हम यूपी जीके को रटेंगे नहीं, बल्कि इसे एक शानदार कहानी और विजुअल इमेजिनेशन यानी दृश्य कल्पना के जरिए समझेंगे। हम जानेंगे कि इन तथ्यों के पीछे असली कहानी क्या है। ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इन आंकड़ों को गहराई से देखते हैं ना, तो ये सिर्फ नीरस शब्द नहीं लगते। ये उत्तर प्रदेश के विशाल भूगोल, इतिहास और संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। हर तथ्य के पीछे एक विकास यात्रा छिपी है। तो चलिए इस विशाल कैनवस पर पहला रंग भरते हैं। राज्य की पहचान यानी राजकीय प्रतीकों से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर हमें पता होता है कि यूपी का राजकीय पशु दलदली हिरण है, जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं। हाँ, और राजकीय वृक्ष अशोक है। लेकिन जिस प्रतीक ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो है यहाँ का राजकीय पक्षी सारस। मैंने पढ़ा कि इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो सारस का स्वभाव है। सारस केवल एक पक्षी नहीं है, बल्कि अपने जोड़े के प्रति अपनी अविश्वसनीय निष्ठा के लिए जाना जाता है। अच्छा, मतलब अगर नर या मादा में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, हाँ, तो दूसरा उसके वियोग में खाना पीना छोड़ देता है और अपने प्राण त्याग देता है। बाप रे, ये प्रकृति का कितना अनोखा और गहरा पहलू है। इसी भावनात्मक और पारिस्थितिकी महत्व के कारण इसके संरक्षण पर इतना जोर दिया जा रहा है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो औरैया जिले में एक विशेष सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर स्थापित किया गया है। एक मिनट, औरैया सुनकर मुझे कुछ और याद आ रहा है। ये वही औरैया जिला है ना जो ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अपने देसी घी के लिए बहुत मशहूर है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब मैं सोच रहा हूं कि एक तरफ देसी घी का व्यापार और दूसरी तरफ सारस का संरक्षण, ये दोनों एक ही जिले की पहचान कैसे बन गए? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है। दरअसल ये दिखाता है कि एक आधुनिक प्रशासन कैसे काम करता है। एक तरफ राज्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी उद्योग को मजबूत कर रहा है। हाँ, देसी घी के जरिए। बिल्कुल। और उसी समय पर्यावरण को बचाने के लिए सारस संरक्षण केंद्र भी बना रहा है। ये तालमेल वाकई दिलचस्प है। अब जब हम प्रशासन की बात कर ही रहे हैं तो सत्ता की सबसे बड़े केंद्र यानी राजधानी की ओर चलते हैं। यूपी की राजधानी का सफर बहुत ही घुमावदार रहा है। हाँ, 1836 से लेकर 1858 तक राजधानी आगरा हुआ करती थी। सही। फिर 1858 में ये प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे, वहां चली गई। और इसके बाद 1921 में प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित हुई। हालांकि तब ये केवल आंशिक रूप से राजधानी बनी थी और आखिरकार 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी का दर्जा मिल गया। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी मेहनत क्यों? बार बार राजधानी बदलने के पीछे आखिर क्या प्रशासनिक मजबूरी रही होगी? इसके पीछे का इतिहास समझना बहुत रोचक है। 1858 का वो साल याद करें। ये 1857 की महान क्रांति के ठीक बाद का समय था। मतलब ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। एकदम। आगरा में मुगलों का प्रभाव था और वो विद्रोहियों के निशाने पर था। अंग्रेजों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सुरक्षित हो। अच्छा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है और वहां अकबर का बनाया हुआ एक बहुत ही मजबूत किला था। नदियों के रास्ते सेना भेजना आसान था, इसीलिए रातों रात प्रशासन आगरा से प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया। श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए 1858 का वो दौर। कोई इंटरनेट नहीं है, कोई मालवाहक ट्रक नहीं है। बैलगाड़ियों और भाप से चलने वाली पुरानी ट्रेनों के जरिए सरकारी दस्तावेजों के बड़े बड़े लोहे के बक्से आगरा से प्रयागराज ले जाए जा रहे हैं। क्या अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। कुल धूल भरी सड़कें, भारी भरकम फाइलें और एक पूरा सरकारी महकमा शिफ्ट हो रहा है। और फिर जब 20वीं सदी आई तो राज्य का आकार और बढ़ गया। 1921 आते आते महसूस किया गया कि प्रयागराज राज्य के कोने में पड़ जाता है। इसीलिए लखनऊ को चुना गया। हाँ, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति राज्य के बिल्कुल मध्य में है। वहां से पूरे संयुक्त प्रांत को कंट्रोल करना आसान था। यानी ये पूरा खेल नियंत्रण, सुरक्षा और कनेक्टिविटी का था। और आज देखें तो यूपी इतना विशाल है
कि सिर्फ एक राजधानी से काम नहीं चलता। सही बात है। उद्योगों के लिए कानपुर को औद्योगिक और चर्मोद्योग की राजधानी माना जाता है। और हजारों सालों की आस्था समेटे हुए वाराणसी को सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ये विविधता ही यूपी की असली ताकत है। तो इसी विशालता को समझने के लिए चलिए अब भूगोल और सीमाओं की सैर करते हैं। नक्शे पर यूपी किसी देश से कम नहीं लगता। अगर सीमाओं की बात करें तो इसके आंकड़े हैरान कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं। 8 राज्य? हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ भी जुड़ती है। बिल्कुल। पश्चिमी सीमा मुख्य रूप से हरियाणा से लगती है। मान लीजिए श्रोताओं, आप यूपी के नक्शे पर उत्तर पश्चिम से एक सफर शुरू कर रहे हैं। आप हिमाचल और हरियाणा के ठंडे इलाकों से होते हुए धीरे धीरे नेपाल बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप नेपाल बॉर्डर के साथ चलेंगे तो 7 जिले पार करने होंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये तो पूरा तराई का इलाका हो गया। घने जंगल, नदियां और नमी वाला मौसम। हाँ, और अगर हम इस तराई वाले इलाके से एकदम दक्षिण की तरफ आ जाएं, जहां मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है, वहां तो भूगोल एकदम पलट जाता होगा। बिल्कुल पलट जाता है। मध्य प्रदेश से यूपी के सबसे ज्यादा यानी 11 जिले सीमा साझा करते हैं। 11 जिले? ये तो बहुत लंबी सीमा है। कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। बाप रे। और महोबा, झांसी का नाम आते ही मुझे बुंदेलखंड याद आ गया। हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जिले आते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। अब मैं इसके भूगोल का कंट्रास्ट समझ पा रहा हूँ। एक तरफ नेपाल की सीमा जहाँ तराई के घने जंगल हैं और दूसरी तरफ बुंदेलखंड का वो सूखा और चट्टानी पठारी इलाका। इसी विविधता के कारण यूपी को मिनी इंडिया कहा जाता है। और जहाँ मिट्टी बदलती है वहाँ कला और संस्कृति भी बदल जाती है। चलिए अब भूगोल से बाहर निकलते हैं और मेलों और नृत्यों की बात करते हैं। यूपी की संस्कृति बहुत समृद्ध है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने नोटिस किया कि चाहे कजरी हो या रसिया, सब कुछ या तो सावन, होली जैसे मौसमों से जुड़ा है या फिर भक्ति से। ऐसा क्यों? अगर इसे एक कृषि प्रधान समाज के नजरिए से देखें तो मौसम का बदलना ही उनकी जिंदगी है। सावन का आना उनके लिए जीवन दान है। इसीलिए संस्कृति में मौसम के गीत रचे गए। ये बात मुझे कजरी के इतिहास से समझ आती है। कजरी नृत्य सावन के आगमन से ठीक पहले गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई थी। हाँ, और इसके पीछे कांतिस नरेश की पुत्री कजली की मार्मिक कहानी है। बिल्कुल। उनका विवाह टूट गया था और उसी पीड़ा को कजरी के गीतों में पिरोया गया। एक चित्र बनाइए श्रोताओं। पूर्वांचल का इलाका है, सावन की काली घटाएं घिरी हुई हैं और महिलाओं का एक समूह कजली की पीड़ा को ढुलमुनिया कजरी के रूप में गा रहा है। शादियों में भी महिलाएं जब समूह में गाती हैं तो उसे ढुलमुनिया कजरी ही कहते हैं। ये दृश्य साबित करता है कि कला और इंसानी भावनाएं कैसे एक हो जाती हैं। और ब्रज क्षेत्र में होली के समय रसिया गीत गाए जाते हैं। हाँ, और उसी खुशनुमा माहौल में चरकुला नृत्य किया जाता है। नृत्यों की बात हो तो कथक को कैसे भूल सकते हैं। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है ना? बिल्कुल। इसकी शुरुआत ब्रज और मिर्जापुर के प्राचीन मंदिरों से हुई थी। जो कथावाचक होते थे वे भगवान की कथाएं सुनाते समय हाव भाव का इस्तेमाल करते थे। मतलब शुरुआत मंदिरों से हुई, फिर ये नवाबों के दरबार तक कैसे पहुंचा? इसके तो 2 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ और बनारस। जब मंदिरों के बाहर कला को राजाओं और नवाबों का संरक्षण मिला तो उसमें नजाकत और तकनीक जुड़ गई। इस तरह इसने एक शास्त्रीय नृत्य का रूप ले लिया। बहुत खूब। धर्म, कला और समाज का ये संगम मेलों में भी दिखता है। बांदा में कालिंजर मेला लगता है, आगरा में बटेश्वर मेला और बलिया का ददरी मेला जो कि पशुओं का एक बहुत विशाल मेला है। हाँ, इसके अलावा सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मेला और मेरठ का नौचंदी मेला भी बहुत खास है। सही कहा। नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये मेले समुदायों के दिलों को जोड़ने का मंच थे। और समुदायों की बात करें तो ऐतिहासिक इमारतों और किलों का जिक्र भी जरूरी है। जैसे बरवा सागर किला, जिसे राजा उदित सिंह ने बनवाया था। बुंदेलखंड की बात आते ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आना लाजमी है। बिल्कुल। उनके पति राजा गंगाधर राव
और दत्तक पुत्र दामोदर राव का इतिहास इसी मिट्टी में बसा है। ये ऐतिहासिक रियासतों का दौर था। लेकिन आज के समय में प्रशासन के लिए मंडलों का गठन हुआ है। हाँ, जैसे देवी पाटन मंडल, इसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती शामिल हैं। और बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर आते हैं। लेकिन मंडलों से भी बड़ा जो बदलाव है वो है NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन का विस्तार। दिल्ली में जगह कम होने के कारण पश्चिमी यूपी के कई हिस्से NCR में जोड़े गए। और हाल ही में शामली को NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। सही कहा, यूपी के कुल 8 जिले अब NCR में हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। 2008 में प्रशासनिक सहूलियत के लिए कई जिलों के नाम भी बदले गए थे। कासगंज को कांशीराम नगर कर दिया गया था। हाँ, और शामली को प्रबुद्ध नगर, संभल को भीमनगर और हापुड़ को पंचशील नगर नाम दिया गया था। हापुड़ के बारे में एक मजेदार तथ्य है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये यूपी का सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा है, लेकिन NCR में होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं, राजनीति, न्यायपालिका और विरासत। एक कहावत है ना कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा गणित है। यूपी की राजनीतिक संरचना किसी यूरोपीय देश की संसद से भी बड़ी है। बिल्कुल, लोकसभा में पूरे 80 सांसद सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। 80 सांसद, और इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित हैं, जबकि ST के लिए 0 सीटें। और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। राज्य स्तर पर देखें तो विधानसभा में 403 सीटें हैं। 403 विधानसभा सीटें, ये तो सच में महाकाव्य जैसा आकार है। इनमें से SC के लिए 84 और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। विधान परिषद में भी 100 सीटें हैं। इतने बड़े राजनीतिक आकार के कारण ही यूपी ने हमेशा देश को नेतृत्व दिया है। प्रथम महिलाओं की ही बात करें, हाँ, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, 1947 से 1949 तक। और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। ये उस दौर की बात है जब कई देशों में महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। और न्यायपालिका का ढांचा भी बहुत विशाल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी ना? हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि 19 मार्च 1866 को इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। अरे, आगरा में? मुझे लगता था ये शुरू से इलाहाबाद में था। ये आम गलतफहमी है। 1869 में इसे प्रयागराज शिफ्ट किया गया और इसके पहले ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेयर्स थे। क्या बात है। अब अंत में बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत की। लखनऊ का रूमी दरवाजा बहुत मशहूर है। इसे तुर्किश दरवाजा भी कहते हैं। नवाब आसफुद्दौला ने इसे 1784 में बनवाया था और इसकी ऊंचाई 60 फीट है। और विरासत की बात हो तो सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी का जिक्राना जरूरी है। इसका नाम वरुणा और 80 नदियों के कारण पड़ा। और इसका इतिहास तो हमारे प्राचीन वेदों में भी मिलता है। अथर्ववेद में इसका जिक्र है। अथर्ववेद में, जो जादू टोना और औषधि विज्ञान से जुड़ा है। मतलब ये शहर हजारों सालों से वैसे ही धड़क रहा है। बिल्कुल, इसके अस्तित्व में समय की कितनी परतें दबी हैं। तो श्रोताओं, इस ऐतिहासिक गहराई को महसूस करने के बाद अब समय है हमारे क्विक रिवीजन राउंड का। ध्यान से सुनिए, तैयार हो जाइए। यूपी का राजकीय पशु है दलदली हिरण। राजधानी का सफर शुरू हुआ आगरा से, फिर प्रयागराज और अंत में लखनऊ। बिल्कुल। भूगोल की बात करें तो 8 राज्य, 1 देश और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं इससे लगती हैं। NCR में शामिल होने वाला नया 23वां जिला है शामली। यूपी के कुल 8 जिले अब NCR में हैं। और लखनऊ का रूमी दरवाजा 60 फीट ऊंचा है। राजनीति का गणित है। 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें। ये सारांश बहुत सटीक और याद रखने में आसान है। धन्यवाद। तो आज हमने यूपी की एक विजुअल यात्रा पूरी की है, लेकिन जाते जाते हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो हमारी आज की स्रोत सामग्री में भी था। और वो सवाल क्या है? सवाल है, यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? हम जवाब नहीं देंगे, आप खुद रिसर्च कीजिए। जब आप खुद खोजेंगे तो हमेशा याद रहेगा। सही बात है, खुद खोजा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी क्रिएटर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।